नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, इस कार्यक्रम के जरिए हम अलग अलग लोगों से, बड़े लोगों से, जानकार लोगों से आपको रूबरू कराते हैं और जो इश्यूज हैं, जो मसले हैं, जो बड़ी खबरें हैं, उनके पीछे की खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कई तरीके से, खास तौर पर इस वक्त जब कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा संकट पूरे देश पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, इसको भी कम्युनल नजर से देखने की कोशिश की जा रही है। इसको भी सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। मेरे साथ आज खास मेहमान हैं सैयद फरमान अहमद नकवी साहब, जो सीनियर वकील हैं इलाहाबाद में, जिसका नया नाम प्रयागराज हो गया है, उस जिले का नाम। सैयद फरमान अहमद नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से मुताल्लिक और भी नए और भी सांप्रदायिक वायरस को और बढ़ाया जा रहा है, आपकी इसमें क्या नजर है? आप कैसे देख रहे हैं इस सब? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल के ऊपर इनवाइट किया और मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे कुछ बातचीत आपके चैनल के ऊपर हो। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक आपका सवाल है, उस सवाल के सिलसिले में मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि ये जो कुछ भी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से खबरें निकल के आ रही हैं और आप लोगों के पास वहां पहुंच रही हैं या दुनिया में जा रही हैं, तो इसमें तकरीबन 90% सच्चाई है। सरकार का रवैया जो है वो रवैया एक सरकार का न होकर के एक पार्टिकुलर पार्टी के जैसा रवैया है, जो बीजेपी का जो एक अपना एक कोर वीव है, उस वीव के तहत सरकार भी अपना पूरा काम कर रही है। जबकि होता ये है, आमतौर से दुनिया में देखा गया है, वही पार्टीज के अपने वीव्स होते हैं, लेकिन जब ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स होती हैं तो उस वक्त वो पार्टीज जो हैं वो इन सब चीजों से परे हट करके एक ह्यूमन एंगल के साथ अपना रोल निभाती हैं और एक सरकार का जो पूरा एक वो होना चाहिए, वो जिम्मेदारी पूरी तरह से ईमानदारी से निभाती हैं। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार का ऐसा रवैया नहीं दिख रहा है। इनके बहुत से कामों में बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। अभी जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी आई, जिस एडवाइजरी में ये कहा गया, अभी 4-5 दिन पहले की आई है, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी तरह की कोई भी कोरोना के सिलसिले में किसी तरह की कोई प्रोफाइलिंग न की जाए। उन्होंने रिलीजियस प्रोफाइलिंग तो नहीं लिखा, लेकिन कोई कम्युनिटी वाइज प्रोफाइलिंग न की जाए, इस तरह का एहतियात बरता जाए। एक 2 पेज की क्या नाम है, जो एडवाइजरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो है। लेकिन उस एडवाइजरी के आने के बाद भी लगातार जो आप देखेंगे 10 तारीख के बाद से आज तक जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की प्रेस ब्रीफिंग आएंगे, प्रिंटेड प्रेस ब्रीफिंग जो प्रेस को दी गई, उन सब में जमात और ये जो दिल्ली से सिलसिले में, वो उसका खास तौर से एक कॉलम अलग से दिया गया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी खास तौर से इस चीज को मना कर रही है। आप जो भी है मरीज, उनको आप खाली ये बताएंगे कि इतने मरीज पॉजिटिव पाए गए, इतने निगेटिव पाए गए, इतने ठीक हो गए, इतने लोग मर गए। इसके अलावा कोई नई बात आप नहीं कहेंगे। लेकिन उसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट हमारी लगातार, यूपी गवर्नमेंट, जमात से रिलेटेड, मरकज से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी रिलीजियस प्रोफाइलिंग अलग से करके अपने नोटिफिकेशंस में दिखा रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का मकसद, जहां ह्यूमैनिटेरियन एंगल आता है वहां पे उसका रिलीजियस प्रोफाइलिंग करके वो उस एंगल को भी अपने डाइल्यूट कर देते हैं। और ये अपने एक जो इनका एक कोर व्यू है, ये उसी के ऊपर कायम है। सरकार की हैसियत से काम नहीं कर रहे हैं। ये बीजेपी एज ए पार्टी, जो उनका अपना इंटरनल व्यू है, वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इससे भी साफ जाहिर हो जाता है। सेकेंडली, जहां तक आप ये देखें कि काम क्या हो रहा है ग्राउंड पे, जमीन पे, तो अभी आपके इंटरव्यू की बात जब हुई थी, उसके पहले और इस बीच में, इस दरमियान में कुछ लोग आ गए
उनका ये कहना था कि साहब हमारी मदद कीजिए, हम राशन आज 4 दिन से हम यहाँ वहां दौड़ रहे हैं, राशन की दुकानों पे जा रहे हैं, वो नकाब पहने हुए औरतें, बच्चे उनकी गोद में, हम जा रहे हैं, हमको राशन वाला राशन नहीं दे रहा और बाकी हमको कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही। तो बहरहाल उनका जो अपना तरीका था वो तरीका हो गया, वो बेचारे अपना रोती गाती रुखसत भी हो गई। लेकिन अफसोस यही हुआ कि वो हम लोगों के घर के पीछे की एक गरीबों की आबादी है जमुना के किनारे, वहां से वो लोग आए थे। और वहां ये पता चला उनसे बातचीत में कि सैकड़ों लोग ऐसे, जब हमने कहा वहां तो सरकार तो कह रही है कि वो बांट रही, कि कहाँ साहब कोई नहीं आता। वो तो इमामबाड़े में कुछ लोगों ने जो अरेंजमेंट किया था, वहां से हम लोगों को कुछ गल्ला मिल गया था, 3-4 दिन वो चल गया, अब वो भी नहीं हो रहा है, इधर 2-3 दिन से नहीं हो रहा था, अब हमारा तो घर में फाके पड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं ये दिखाई देता है। बाकी इंडिविजुअल जो मदद कर रहे हैं वो अपनी जगह कर रहे हैं, उनकी मदद जो है वो उसका भी एक लिमिटेड स्कोप है। हर आदमी का या ग्रुप्स का या जो सोसाइटी के लोग हैं, सोशल फर्म्स हैं, वो उनकी मदद करने का एक लिमिटेड वो है, वो अपने दायरे में अपने उसमें महदूद रिसोर्सेस के बिना पे जो भी फायदा उठा सकते हैं, लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, कर रहे हैं। लेकिन सरकार की रीच बहुत बड़ी होती है। सरकार की तरफ से इस तरह की मदद खास तौर से गरीब इलाकों में मैंने तो नहीं देखा, और ये न देखना एक बहुत बड़ा अफसोसनाक पहलू है इस पूरे उसका। अच्छा, आपने कहा कि हुकूमत पार्टी की तरह से काम कर रही है। मुझे अपने सहाफती तजर्बे का एक वाकया मुझे याद है। वेंकैया नायडू साहब बीजेपी के प्रेसिडेंट होते थे और एक ब्रीफिंग में मैं भी मौजूद था, पार्टी की ब्रीफिंग में। जब वो सरकार बनी तो जर्नलिस्ट ने कुछ सवालात करने शुरू किए, तो उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही, जो हमारे व्यूवर्स के लिए भी मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। उस वक्त उन्होंने कहा, देखिए, पॉलिटिकल एक रूल है, गोल्डन रूल, वो ये है कि पॉपुलिज्म वाइल इन अपोजिशन, रियलिज्म वाइल इन पावर। तो ये बात बहरहाल पॉलिटिकल लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन ये अब वो भी उसूल कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें ऐसी हालत में जब तबलीगी जमात के कुछ लोगों पर मिसबिहेवियर का इल्जाम लगा करके एनएसए तक लगा दिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो बहुत ही गैर मामूली हालात में लगाया जाता है। आप एक सीनियर वकील हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो भी एक्शन लिया जाता है, वो एक आदमी को डिटेन कर दिया जाता है बगैर मुकदमा चलाए हुए, वो मैक्सिमम उसको साल भर तक जेल में रखा जा सकता है। तो अगर कोई आदमी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ रहा है, या स्टेट में या किसी भी जिले में अगर उसकी वजह से ऐसे कोई हालात पैदा हो रहे हैं, तो नेचुरली सरकार का पूरा ये ड्यूटी बनती है कि वो उस आदमी को डिटेन करे या उस तरह के ग्रुप्स को डिटेन करे और उनको डिटेन करके जेल में डाले, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न खराब। यहाँ जो साफ दिखाई दे रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे गड़बड़ होगी। भाई, ये हुआ कि 4 लोग आ गए और आने के बाद किसी जगह के ऊपर वो हैं जिसकी वजह से बीमारी फैल सकती है पूरे इलाके में या उस पूरे शहर में, उस बीमारी का असर हो सकता है, कोरोना का असर हो सकता है, सैकड़ों लोग मर सकते हैं या बीमार हो सकते हैं। ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है और इस सिचुएशन में सरकार एक एक्शन लेती है तो जस्टिफाइड है। लेकिन ये एक्शन सेलेक्टिव अगर लिया जाएगा तो डिफिकल्टी होती है। तब फिर मेरी वही वाली बात शुरू वाली आ जाती है कि जब भाजपा अगर रूल कर रही है तो वो भाजपा के अपने जो उसूल हैं, इंटरनल उसूल हैं, उसी के हिसाब से काम करेगी। अयोध्या में बहुत बड़ा एक कांग्रेगेशन हुआ, योगी खुद वहां गए, बाकी लोग भी वहां गए। उसके बाद वहां पे जब रामनवमी का जुलूस निकला, उसमें लोगों से बातचीत हुई, मैंने वो टीवी इंटरव्यू देखे, उन्होंने कहा कि हमारा, हम तो आस्था से प्रेरित है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। तो इस तरह अब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैंने जहां तक है, हो सकता है कि आप जर्नलिस्ट हैं, आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकता है किसी के खिलाफ एक्शन हुआ हो। अगर एक्शन हुआ है तो बात दूसरी, अगर एक्शन नहीं हुआ तो ये सेलेक्टिव जो एनएसए का एप्लीकेशन है,
ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, डाउट डाउट क्रिएट करता है कि इसके पीछे गवर्नमेंट की नीयत साफ नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल एजेंडा इनका जो है वो उसको प्रमोट करना इनका मेन मकसद है। दूसरा, इसके पीछे एक और चीज और लगती है कि ये जो सेलेक्टिव एनएसए का एप्लीकेशन किया जा रहा है, ये कुछ फेल्योर्स को अपने छुपाने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस किया जा रहा है कि देखिए वो उन फेल्योर्स पे ना जाइए, ये जो हम सक्सीड कर रहे हैं, इस पार्टिकुलर आइडियोलॉजी के तहत जो हम सक्सीड कर रहे हैं, इसको आप काउंट कीजिए, हमारे उन फेल्योर्स को ना आप काउंट कीजिए जो अपोजिशन या और लोग आपको पॉइंट आउट करके आपके माइंड को चेंज करेंगे। तो ये एड्रेस किया जा रहा है बेसिकली उस पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो कोर इनका वोटर है या कोर इनका सपोर्टर है, ये वहां भी एड्रेस किया जा रहा है। साथ ही साथ एक नॉर्मल एक मैसेज वर्ल्ड ओवर ये दिया जा रहा है कि देखिए साहब, हम पूरा एक्शन ले रहे हैं, चाहे ये हो चाहे वो हो, हम सबके खिलाफ लेंगे। लेकिन जैसे ही ये बात कहेंगे कि चाहे कोई भी हो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो सवाल ये उठेगा कि आपने कहाँ कहाँ और एक्शन लिया, ये बताइए। जो जी। कहाँ कहाँ और एक्शन लिया उसका जवाब इनके पास नहीं है। वो जवाब मैं समझता हूँ हमसे मुझसे ज्यादा मुझसे ज्यादा आप इस पोजीशन में है कि आप उस जवाब को निकाल सके इन लोगों से अच्छा सवाल। अच्छा अच्छा, देखिए, इस वक्त इस महामारी के टाइम पे ये पेंडेमिक एक ऐसी चीज है, ये एक मौका है इंसानियत के इकट्ठा होने का। इकट्ठा जी। यानी एक दूसरे का दर्द समझने का। जैसे आपने अभी बताया कि पड़ोस का कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, कोई भूखा ना सोए, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए। ये एक तरह से मौका भी था पूरे मुल्क को बिल्कुल इकट्ठे खड़े होने का, और इसमें कहीं कोई मजहब और फिरका और कोई कुछ भी ना आए, और हम एक दूसरे की मदद करें बगैर उसका मजहब देखे हुए। ऐसी हालत में एक दूसरा स्टेट है जो बीजेपी हुकूमत कर रही है लंबे वक्त से, गुजरात। वहां से खबर यह है कि एक अस्पताल में कोरोना के मरीजों के वार्ड अलग अलग मजहब की बुनियाद पर बना दिए गए हैं। ये आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी जानते हैं, कानून को भी जानते हैं, ये कहां तक दुरुस्त है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत किया है जिसने भी किया है। इंतहाई गैर कानूनी और गैर इंसानी हरकत ये की गई है। देखिए, आप हॉस्पिटल में तो सिर्फ दो तरह के वार्ड्स होते हैं, या तो फीमेल वार्ड होता है या मेल वार्ड। जी ये तो समझ में आता है कि ये जो प्रोफाइलिंग है ये तो एक नेचुरल प्रोफाइलिंग है। जी इसके अलावा एक दूसरे तरह की प्रोफाइलिंग हो सकती है, वो ये है कि बहुत सीरियस कंडीशन में कोई मरीज हो, या जैसे जो आईसीयू वगैरह में जो लोग रखे जी जाते हैं उनके, जी जी ये तो एक मतलब रीजनेबल क्लासिफिकेशन हुआ हॉस्पिटल में। लेकिन ये रिलीजियस बेसिस पे 48 लोगों को गुजरात में अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जा करके 186 मरीज, जहां तक मैंने पढ़ा 186 जी मरीज थे, उनमें जी से 48 लोगों को नाम पुकार पुकार के मुस्लिम्स को अलग ले जाके रख दिया गया। उसके जी बाद जब डॉक्टर से वहां के डिसाई थे इंचार्ज, उनसे पूछा गया कि साहब आपने ये क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि साहब हमको ऊपर से डायरेक्शंस थे। हाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो वहां के हैं वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से ऐसा कुछ है ही नहीं। नैथानी या कौन वहां का डीएम है जी अहमदाबाद का, उससे सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि नहीं, हमें कोई खबर नहीं, हम इंक्वायरी करेंगे इसकी। तो जी ये भी एक तरीका है जो बहुत दिनों से हिंदुस्तान में लागू है, और खासतौर से बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में, कि एक्शन लो, हाँ लेकिन ऐसे लो कि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो सके। जी जी काम भी करो। ये वही वाली बात है कि रिलीजियस प्रोफाइलिंग करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस किया जा रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो कोर कम्युनल है उसको जी एड्रेस किया जा रहा है। वहां भी आपने अपने उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस किया है, और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, इसलिए कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो जी अब आप पकड़ेंगे किसको? वो पकड़ा जाएगा कौन? वो सीएमओ गरीब, जिसको जी नीचे आपने डायरेक्शन ओरली या किसी तरह से भी दे करके ये काम करवा लिया। अब बाद में जब वो पकड़ा जाएगा तो कहेगा नहीं साहब आपने सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया 15 दिन महीने भर बाद कहीं और ट्रांसफर करके उसको फिर रीस्टेट कर देंगे। काम अपना आपने कर लिया। बहरहाल, वो जो भी किया गलत किया, बहुत गलत किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो।
इस तरह से रिलीजियस प्रोफाइलिंग के लिए तो गवर्नमेंट ने खुद अभी एडवाइजरी, मैंने आपको बताई कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी इशू हो चुकी। जी। आप उस एडवाइजरी के अगेंस्ट ये कैसे काम कर सकते हैं? एडवाइजरी इनके ऊपर बाइंडिंग है। हो सकता है कि आप उसको ये कह दें कि साहब ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है एडवाइजरी, दैट इज वन थिंग, हाँ। लेकिन आपके ऊपर बाइंडिंग है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के सारे अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे अथॉरिटीज के ऊपर इक्वली बाइंडिंग है। जी। इसलिए ये नहीं कह सकते कि साहब हमारे यहाँ ऐसी कोई एडवाइजरी आई नहीं, या अगर आई तो हम किसी रीजन से उसको नहीं मानेंगे। ये गलत किया, बहुत गलत किया। इसकी जितना भी कंडेम किया जाए इसको कम है। अच्छा, ऐसे हालात में जब पार्टीजन रोल देखा जा रहा है सरकार का, जब कम्युनल लाइन पर बहुत कुछ हो रहा है, गोदी मीडिया मुसलसल इस पूरे कोरोना वायरस को कम्युनल बना चुका है। ऐसे हालात में बीजेपी की हुकूमत में गुजरात के अंदर जैसा अलग अलग उन्हें कर दिया गया, ये कैसे यकीन किया जाए कि इन मुस्लिम पेशेंट्स को भी बराबर प्रॉपर केयर मिलेगी जैसे दूसरे लोगों को मिलेगी? अगर उन्हें बराबर केयर नहीं मिलेगी तो फिर कौन सा इंसाफ? क्या उनको उनका ये एप्रीहेंशन क्या दुरुस्त नहीं है कि वो ये महसूस करने लगे कि हमें सौतेला व्यवहार किया जाएगा, डॉक्टर हमारे पास आएंगे भी कि नहीं, दवाई हमें मिलेगी कि भी नहीं? वो जो सिचुएशन अगर आई जिसका ये इशारा है, आप उसे कैसे देखते हैं? क्या ये तो बहुत आगे तक बात जाएगी? बिल्कुल सही बात है। और उनका अगर इस तरह का कोई शक उनके दिल में पैदा होता है कि साहब हमको, वो जो सवाल आपका है, जो बात आपने रखी, दवा सही मिलेगी कि नहीं, ये भी उसके, दवा मिलेगी लेकिन सही दवा हमको मिलेगी भी कि नहीं, इसका ये शक एक जायज शक होगा उसका। जो ट्रस्ट डेफिसिट जो कहा जाता है, जो एक टर्म है ट्रस्ट डेफिसिट, तो सबसे पहला काम तो सरकारों का ये होता है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है उस डेफिसिट को जितना कम से कम किया जा सके और आवाम के अंदर एक तरह का भरोसा पैदा किया जा सके। जी। अभी तक जिस तरह का ये स्टेट गवर्नमेंट्स एक्शन ले रही है, चाहे यूपी की हो, चाहे गुजरात की हो, या और जगहों पे हो, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, वहां पे ट्रस्ट डेफिसिट बजाय कम होने के बढ़ रहा है। जी। ये जी। बहुत बड़ी एक्सप्लोसिव सिचुएशन है। इस सिचुएशन के ऊपर अगर अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, रिपरकशंस उस वक्त आपको देखने को मिलेंगे। हम सब उसको यानी एक तरह से आई विटनेसेस रहेंगे कि क्या क्या निकल के आएगा। ये आप वक्त बताएगा हम लोगों को कि क्या क्या निकल के आएगा। अभी देखिए, जैसे बना ये, थोड़ा सा आपके सवाल से थोड़ा सा हटके एक चीज, एक बात पेश करना चाहूंगा जी। कि जी। अभी जो बॉम्बे में कल बांद्रा स्टेशन के सामने जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो गई, वो एक एबीपी कोई चैनल है, उस चैनल ने कुछ यहाँ पे और कुछ व्हाट्सएप पे आ गया कि साहब ट्रेनें जाने वाली हैं, आप लोग जाना है। तो लोग यूपी बिहार के जो मजदूर बेचारे वहां फंसे हुए हैं, हफ्तों महीनों से भूखे हैं, या जिनको अपने घरों को जाना है, वो सब पहुंच गए बांद्रा स्टेशन। वहां से थोड़ी ही दूर पे मस्जिद है, मस्जिद के सामने यहाँ वहां सब तरफ भीड़ हो गई। तो अब ऐसी सिचुएशन में वो भीड़ को एक चैनल ने ये दिखा दिया, बहुत ही मशहूर चैनल, बहुत बड़ा चैनल, राज्यसभा, उसके जो मालिक हैं वो राज्यसभा के मेंबर भी हैं, उन्होंने अपने यहाँ ये पब्लिश दिखा दिया कि साहब मस्जिद में भीड़ कैसे इकट्ठा हुई, इतने बहुत से लोगों के, हजारों लोगों की। अब ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जबकि आज महाराष्ट्र में उस जो चैनल था जिसने पहले ये खबर दिखाई, उसके रिपोर्टर को अरेस्ट किया और रिपोर्ट एफआईआर की, ये भी हुआ। तो अब सवाल ये है कि वो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला एक स्टेप है, लेकिन वो जो नेशनल चैनल है उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का दूसरा स्टेप ये होगा कि उस चैनल के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। उस आदमी के खिलाफ, इसी तरह से उस आदमी के खिलाफ अहमदाबाद में इंक्वायरी करके 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर, इनको 24 घंटे के अंदर पिक्चर को साफ कर देना चाहिए कि साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, गलती से या किसी वजह से उनको जिस वजह से हटाया गया, उनकी बीमारियों की वजह, मुसलमान होने या हिंदू होने की वजह से उनको सेग्रीगेट नहीं किया गया, बल्कि मर्ज की सीरियसनेस के बिना पे उनको सेग्रीगेट किया गया। इस तरह की कोई बात सामने आनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये बहुत लॉन्ग रन तक, बहुत दिनों तक इसका हो जाएगा, क्योंकि गुजरात इस मामले में बदनाम भी है। बहुत कुछ हो चुका है वहां पे जिसके बारे में
वही बात है कि अकाउंटेबिलिटी इसकी फिक्स की जाए, इसलिए कि हम एक्शन तो ले लेंगे लेकिन ऑफिस रिकॉर्ड के ऊपर कुछ नहीं होगा, इसलिए कभी आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो वो सिचुएशन जो है यहाँ फिर दिखाई दे रही है, तो इसलिए वो रिपीट ना हो, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके इंटरवीन करके उसको कंट्रोल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद फरमान अहमद नकवी साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरी मुंबई आज ही बात हो रही थी, मैंने एक जर्नलिस्ट से बात की है, उसमें जिस मस्जिद का जिक्र किया उस चैनल ने, वो मस्जिद बंद थी। मस्जिद ने पुलिस के रिक्वेस्ट पर लाउड स्पीकर का प्रोविजन उनको दिया, लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने का, ताकि वो भीड़ को डिस्पर्स कर सकें। उसके बावजूद एक तरह का कोऑपरेशन दिया मस्जिद ने, और बाकायदा अपील की, लोगों से अपील की अपने अपने घर चले जाएं। उसके बावजूद भी गोदी मीडिया इस किस्म से कम्युनल मुसलसल करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। आप एक के बाद एक मुख्तलिफ लोगों से हमारे जरिए कुछ बातें सुनेंगे, मैं आपको रूबरू कराता रहूंगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।